Hello everybody, this is me Deepak Sahu, second year MBBS student in AIMS New Delhi and welcome to the second episode of PYQ series and आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि लिविंग वर्ल्ड से कितने क्वेश्चंस आते हैं पर ईयर, आप इससे कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि वो एनसीईआरटी में किस एग्जैक्ट जगह से लिए गए हैं ताकि जब आप पढ़ें तो आपको याद रहे कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या वेराइटीज और पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकती है इन फ्यूचर जो आप नीट में आ सकती है। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल सी सीरीज को। मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एनसीईआरटी में एक्चुअली क्या है, लिविंग वर्ल्ड से दो टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं एंड वो दो टॉपिक्स हैं ये। फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया गया एंड टैक्सोनॉमिक एड्स को रिमूव कर दिया गया एक्चुअली। ओके, सो इन टॉपिक्स को आपको ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, एक बार इनको ध्यान देना है, बट जो टॉपिक्स है एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसको भी एक बार रीड कर लेना है क्योंकि हमें अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई है कि हमें क्या एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से एंड मैं ये चाहूँगा कि आप जब मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो आप पॉज करें एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें एंड देन हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्कीडी। यानी कि यहाँ पे हमें पता है कि जो कैटेगरीज होती हैं उसमें एक कैटेगरी होती है फैमिली, तो फैमिली मस्कीडी से कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है? इट इज कॉकरोच, ग्रासहोपर, हाउस फ्लाई और फायर फ्लाई। जस्ट ट्राई टू आंसर इट। इसका आंसर काफी ईजी है, मस्कीडी। जैसे आपको पता है कि हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, है ना? सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। तो एक्चुअली क्या होता है, मस्का है तो मस्का इसका जीनस है और ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। तो इसकी जो फैमिली होगी, क्योंकि पता है बहुत सारे उसमें होता है कि जीनस और फैमिली के नेम काफी सिमिलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेलिस फेलिडी, बिल्ली की फैमिली। कैट को हम क्या बोलते हैं? फेलिस। डॉग्स की बात करें तो डॉग का क्या होता है? कैनिस। तो उसकी फैमिली का नाम क्या होगा? कैनिडी, है ना? तो काफी ज्यादा सिमिलर है। तो ऐसे ही है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर आपको इनके साइंटिफिक नेम पता है तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाउस फ्लाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हाउस फ्लाई। अब क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है, ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया है, क्या ये उसके टेक्स्ट में दिया है या कहीं छुपा के कहीं दिया हुआ है? सो हम देखते हैं। ओके, सो जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तब आपको ये एक चार्ट दिखाई देगा एंड इस चार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं लिटरली। सो यहाँ पे पूरा डिटेल वो दिया गया है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस को हम होमो सैपियंस बोलते हैं। तो ह्यूमंस का जीनस कौन सा है, फैमिली कौन सा है, ऑर्डर हम किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, हमारी क्लास कौन सी है और हमारा फाइलम और डिवीजन कौन सा है। तो इसी तरीके से हाउस फ्लाई का भी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो हाउस फ्लाई है उसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका है एंड उसका जीनस मस्का है एंड उसकी फैमिली मस्कीडी है। यस, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन फ्यूचर में ये भी तो पूछ सकता है कि डिप्टेरा, मतलब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई। तो उसका आंसर होगा डिप्टेरा। हमें 4-5 ऑप्शन दे दिए, हम उसमें से एक ऑप्शन है डिप्टेरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्टेरा। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ। फॉर एग्जांपल अगर हम वीट की बात करें तो जो अनाज है, वीट है, उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो इसका जीनस ट्राइटिकम है। इसकी फैमिली पोएसी है, काफ़ी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है ये। इसका ऑर्डर पोएल्स है एंड ये क्लास मोनोकॉट से बिलोंग करती है। इसका जो फाइलम है, इसका फाइलम नहीं होगा, इसका डिवीजन होगा। तो इसका जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्मी है। ओके, सो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि पोएसी किसकी फैमिली है, क्या वो मैंगो की है, क्या वो वीट की है, क्या वो हाउस फ्लाई की है, क्या वो मैन की है। सो आपको इस चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको एकदम डाई हार्ट याद कर लेना है एंड इससे फिर कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और इससे मल्टीपल क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो मैं चाहता हूँ हम इसे रीड करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो सेकंड क्वेश्चन इज स्टडी द फोर्थ स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट 2 करेक्ट आउट ऑफ दैम। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको सही पढ़ना है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए, हमें क्या करना है? 2 करेक्ट। यस, यानी इसमें कुछ गलत है, कुछ सही, हमें नहीं पता। हमें पता, उन्होंने बता दिया कि 2 सही हैं, वो सही ढूंढ के निकालो।
तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ठीक है। फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. बिटेकर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, इनसे काफ़ी कुछ लोगों को थोड़े बहुत डाउट्स हो सकते हैं, तो हम सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ओके, सो पॉज करो एंड आंसर देने की कोशिश करो। हम अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये कहाँ से लिया गया है मैं आपको बताता हूँ। तो आपकी एनसीईआरटी जब स्टार्ट होती है तो आपको एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। वो साइंटिस्ट हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट मेयर, जिनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिला हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको मिला है और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है। बट अभी फिलहाल देखा जाए अर्नस्ट मेयर ही वो बंदे थे जिन्होंने ही ऑल्सो पायनियर द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। मतलब बायोलॉजिकल जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज की जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन है उसको अर्नस्ट मेयर ने ही दिया था एक्चुअली। सो जो पहला स्टेटमेंट वो सही है। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। सो दूसरा स्टेटमेंट है फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फोटो पीरियड क्या होता है, यानी कि एक प्लांट को कितनी डे लाइट मिल रही है और कितनी मतलब कितना उसका लाइट पीरियड है, कितना उसका डार्क पीरियड है, वो उसकी फोटो पीरियड है, ठीक है। तो क्या वो ऐसा करता है? अब ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, कहाँ से लिया गया मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो हमें पता चल गया कि हमें पता है कि अर्नस्ट मेयर ही वो थे जिन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज मतलब स्पीसीज की बायोलॉजिकल डेफिनेशन दी थी, ठीक है। सेकंड इज फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यस, क्योंकि हमें पता है कि जो फोटो पीरियड होता है कि कितनी डे लाइट मिल रही है, अगर आप प्लांट को इम्प्रॉपर डार्क और लाइट पीरियड देते हो तो उसका रिप्रोडक्शन इफेक्ट होता है। वो क्या पता रिप्रोड्यूस ही ना करे, उसमें फ्लावर्स ही ना आए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. बिटेकर, ये भी गलत है, क्योंकि हम सबको पता है कि बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, यस। और ये कहाँ लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। ओके, सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इफ वी टॉक अबाउट, सो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये जो सिस्टम है कि जिस कि आपके नाम के दो होते हैं, जैसे मेरा नाम दीपक साहू है तो मेरे नाम में दो पार्ट है, दीपक और साहू। उसी तरीके से हर बायोलॉजिकल नेम जो स्पीसीज के होते हैं, ह्यूमंस में होमो सैपियन दो पार्ट है, तो इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल के सिस्टम जो है वो कैरोलस लिनस ने दिया था। ये सिस्टम किसने दिया है? ये सिस्टम कैरोलस लिनस ने दिया है। एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है क्लियर कट, और इसी से क्वेश्चन बनता है एंड हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो बायोनोमियल सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. बिटेकर, ये भी गलत हो गया। फोर्थ पे आते हैं न्यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ओके, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूनिसेलुलर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, अगर हम बात करें एक बैक्टीरिया बनाते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो। ओके, जैसे कोई यूनिसेलुलर फॉर एग्जांपल कोई कोकस है, ठीक है। कोकस स्फेरिकल होते हैं, आपको पता होगा जो कोकस वाले बैक्टीरिया होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज दैट ये कोकस डिवाइड करता है, ठीक है, तो उसने दो बनाए, फिर 2 से 4 बनाए, फिर और बनाए, तो जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा, यानी वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, हम बोलेंगे उसकी ग्रोथ हो रही है। यानी कि इसकी ग्रोथ भी हो रही है, इसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर में क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस है, मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस है। लेकिन ऐसा हायर स्पीसीज में नहीं होता, मतलब हायर उसमें नहीं होता। सो 2 स्टेटमेंट हमें चाहिए थे, फर्स्ट एंड 4 हमारा सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड 4 यस, ये दोनों थर्ड ऑप्शन में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। आपको समझ में आ गया? सो आपको पता चल गया कि आपको एनसीईआरटी की जितनी भी लाइनें हैं उनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो सारी लाइनें यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, सो आते हैं। सो पहला ऑप्शन है कटल फिश मोलस्का, इसकी क्लास है ह्यूमंस प्राइमेट, द फैमिली हाउस फ्लाई मस्का एंड ऑर्डर टाइगर टिग्रिस एंड द स्पीसीज। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये AIPMD 2011 में आया था। ओके, ये अब आप सोचोगे कि ये डेटा कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, जैसे कटल फिश
का मिलेगा आपको डेफिनेटली, ह्यूमंस का भी मिल जाएगा, हाउस फ्लाई का भी मिल जाएगा, टाइगर का भी मिलेगा, लेकिन आपको एक ही चैप्टर में नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल किंगडम में मिल जाएगा। सो इट इज़ लाइक थोड़ा बहुत नॉलेज इधर उधर से निकाल के उन्होंने एक साथ कंबाइन करके किया है, बट हम करते हैं, ठीक है। कटल फिश मोलस्का से बिलोंग करती है, लेकिन मोलस्का कोई क्लास नहीं है एक्चुअली, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ओके। ह्यूमंस का प्राइमेट, ठीक है, ह्यूमंस प्राइमेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें क्या पता है, हमने वो डायग्राम देखा था, याद है वो, ओके। सो इसी में बात करते हैं, जैसे मैन है तो होमो सैपियन, तो होमो इसका जीनस हुआ, फैमिली होमिनिडी हुई, ऑर्डर प्रीमेटा हुआ, क्लास मैमेलिया हुआ, फाइलम कॉर्डेटा। तो प्रीमेटा हमारा क्या है, ह्यूमंस का प्रीमेटा क्या है, क्या वो ऑर्डर है, तो ह्यूमंस के लिए प्रीमेटा उनका ऑर्डर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला है कि ह्यूमंस का जो प्रीमेट है वो उसकी फैमिली है, बल्कि हमें तो पता है ह्यूमंस की होमिनिडी उसकी फैमिली होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। हाउस फ्लाई हमने अभी डिस्कस किया था, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, हाँ, यस यू आर राइट, मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का उसका ऑर्डर नहीं है, मस्का उसका जीनस है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम आ जाते हैं टाइगर। तो टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बताओ। यस, कौन बताएगा। सो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो आपको पता होना चाहिए। टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा इसका जीनस हुआ, टाइग्रिस इसकी स्पीसीज हुई, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th। तो आपको इस तरीके से अपनी नॉलेज का सही यूज़ करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है, एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं नीट में, बस ये चाहिए रहता है आप कितनी कूल हैं, आपने कितनी डेडिकेटली पढ़ाई की है, उससे आपका बन जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल पैंथर एज अनदर, देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है कि टाइगर का नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है, लेपर्ड का नाम पैंथेरा पार्डस होता है। क्या पता अगले वाले नीट में वो पैंथेरा पार्डस से क्वेश्चन पूछे, या फिर लायन से पूछे, लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो होता है। सो इस तरीके से होता है, ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Next question is, select the correctly written complete scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. Yes. So हमें पता है कि Carolus Linnaeus, तो अगर हमें मैंगो का करेक्ट साइंटिफिक नेम लिखना है, और हमें पता है मैंगो का सबसे पहले साइंटिफिक नेम Carolus Linnaeus लिखा था, तो कंप्लीट साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो हमें पता है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। हमें पता है कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो मैंजीफेरा इंडिका होता है, ठीक है। सो आपको लगेगा कि ये सही स्टेटमेंट है, ये सही है, बट पूरी तरीके से सही नहीं है। हमें पेपर में वो ऑप्शन चूज करना होता है जो पूरी तरीके से सही हो। पेपर में 2-3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही हो उसको हमें चूज करना होता है, क्योंकि हमें इसमें कंप्लीट नाम लिखना है। कंप्लीट नाम में जिसने नाम दिया उसका भी नाम शामिल होता है। तो मैंजीफेरा इंडिका सही है, बट अभी इसके लिए सही नहीं है। मैंजीफेरा कार्ल लिनस नहीं, हमें उसका आधा ही नाम लिखना है। मैंजीफेरा इंडिका लिन, यस ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साइंटिस्ट का नाम होता है, जिस साइंटिस्ट ने वो नाम पहली बार दिया, उसका जो नाम होता है उसके आखिर वाले का नाम हम शॉर्ट में लिख देते हैं लैटिन में, ठीक है। लिन इसका लिखा जाएगा, और मैंजीफेरा इंडिका ये नहीं लिखा जाएगा। इसमें आई कैपिटल है, जो तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें आई स्मॉल है, तो बहुत से लोगों को लगेगा 4 सही है, बट साइंटिस्ट का भी नाम इंक्लूड करेंगे, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, 3। समझ में आया। और ये नीट 2019 में पूछा गया था, एंड बहुत सारे बच्चों ने उस समय गलती की थी, क्योंकि मुझे याद है मैं भी उस समय प्रीवियस ईयर लगाता था, तो मेरे जो सीनियर थे वो बताते थे कि उन्हें लगा यही सही है, साइंटिस्ट का नाम नहीं लेना है, बट साइंटिस्ट का नाम इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एकदम करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका लिन, दिस इज द कंप्लीट करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ओके। तो अगर आप डिटेल में पढ़ते हो, बार एकदम उससे पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपको बनेगा। नेक्स्ट इज ICVN स्टैंड फॉर, यस दिस, ऐसी चीज़ें बहुत पूछती हैं एनसीईआरटी में। जितने भी आपको शॉर्ट फॉर्म मिले, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के आपको शॉर्ट फॉर्म्स मिलते जाएंगे, तो आप उन्हें एक अलग से पेज में लिखते चले, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ICVN स्टैंड फॉर, ठीक है, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ओके। सो ये एकदम याद होने वाली बात है कि अगर आपको याद है तो ठीक है। तो ऐसे समझ लो, अगर आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ कि ICVN एक इंटरनेशनल चीज़ है, इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो चला गया,
ये भी चला गया, ठीक है, ये दोनों बचे। अब ICVN कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, पहली बात, ये एक रूल बुक है, मतलब ये बिल्कुल एक नियम की किताब है कि इन नियम का पालन करना है आपको नामकरण करने के दौरान, मतलब नॉमेनक्लेचर में आपको इन नियम का पालन करना है। तो ICVN कोई कांग्रेस नहीं, क्योंकि कांग्रेस यानी कमेटी टाइप का कुछ होता है, या कोई इंस्टीट्यूट को तो नहीं बोलते बट कमेटी को बोलते हैं, तो इसलिए ICVN। और आपको याद भी होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें तो याद होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आपको एकदम डायरेक्ट पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसका सही आंसर होगा 2। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप याद कर सकते हो, ठीक है। और ये NCERT में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बाहर से है वो है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ICVN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ICZN, बहुत आसान है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या पता अगली बार इससे क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज nomenclature is governed by certain universal rule. Okay, which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? Okay, so nomenclature के जो rules हैं वो जो है, इनमें से कौन सा रूल गलत है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? लेट मी सी। The first word in biological name represent the genus name and the second word is a specific epithet. Okay, biological name can be written in any language. When written by hand, the names are to be underlined. Names are written in Latin and are italicized. Okay, so हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है? Which of the following is contrary, यानी कि इनमें से कौन सा जो रूल्स हैं उनके खिलाफ जाता है। तो फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो बिल्कुल सही है, पहला वर्ड जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, होमो सैपियन, होमो जीनस सैपियन स्पेसिफिक एपिथेट, ये तो सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, तुम हिंदी में भी लिखोगे, तुम लैटिन में लिखो, तुम इंग्लिश में लिखोगे, तुम अमेरिकन इंग्लिश में लिखो, तुम अफ्रीकन में लिखो, तुम किसी में भी लिख सकते हो क्या? नहीं, तुम बंगाली में लिखो, तुम मराठी में लिखो, है ना, तुम बिहारी में लिखने लगो, तो ऐसा नहीं है, हमें किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखना होता है। अगर सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में नाम लिखने लगेंगे तो फिर बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसलिए हम लोग लैटिन या ग्रीक में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। When written by hand, the names are to be underlined, ये हमें पता है कि जब कभी भी हम हाथ से लिखते हैं हमें दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन खींच दिए वो दोनों के लिए हो गया, नहीं, अलग अलग, जीनस के लिए अलग अंडरलाइन, इसके लिए अलग। नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड, ये हमें पता है कि जब कभी भी उनको प्रिंट किया जाता है, आपने कभी भी देखा होगा प्रिंटिंग में कभी भी नाम लिखा होगा ना, तो वो ऐसा लिखा जाता है, वो लिखा लैटिन में होता है बट वो इस तरीके से नहीं होता, वो टेरी लैंग्वेज होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपको दिख रहा है मैंजीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे ये वाला देखो ये एकदम सीधा है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़े अक्षर तिरछे हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं इटैलिक में लिखना। तो जब कभी भी प्रिंट किया जाएगा तो उसको बाकी के टेक्स्ट से अलग करने के लिए हम इटैलिक में लिखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया ताकि आपको थोड़ा प्रॉपर नॉलेज रहे चीज़ों का। ओके, सो आपको आई गेस सारे उसका मैंने डिटेल में बता दिया है कि इसके पीछे की कहानियाँ क्या है, ठीक है। सो ये कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे 4 रूल ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इन चारों से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपको ये चारों एकदम बहुत अच्छे से एकदम रटे हुए होने चाहिए कि इन चारों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, इसलिए आपको याद होने चाहिए ताकि आप फंसे ना, ठीक है। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 एंड एक और है जो यहाँ पे मेंशन ये है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। Okay, so coming to our next question, that is match column 1 and 2 for housefly classification. Okay, and select the correct option using the codes provided below. ये NEET 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और अगेन ये क्वेश्चन फिर से आया और मैंने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उस वाले टेबल से, एंड अगेन वो आया है। तो हमें इसे मिलाना है और हमें पता है कि हाउसफ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है। हाउसफ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। थोड़ी सी मेरी राइटिंग को समझ लेना, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, सो मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है। तो हाउसफ्लाई की फैमिली क्या होती है? तो हाउसफ्लाई की फैमिली होती है मस्कीडी, इसको हम इससे मिला देंगे। ऑर्डर हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ गया, दैट इज ऑर्डर इसका रिपेरा होता है। हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो क्लास वो है इंसेक्टा, यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास।
और ये काफ़ी बड़ी क्लास है, इस पर नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी क्लास है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज रखने वाली क्लास है इंसेक्टा। एंड इसका जो फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ए का थर्ड, ओके, इन दोनों में ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट, वो से सी में है, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड। सो हमारा जो ऑप्शन हुआ सही। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो वो टेबल पड़ी थी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में वो हाउस फ्लाई का ना देख के वो हमें दे देते वीट का, कि आपको वीट की देना है, वीट की फैमिली, वीट का ऑर्डर, वीट की क्लास, वीट का फाइलम। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है कि आपको वो टेबल अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। कहाँ से लिया गया हमें पता ही। तो ये टेबल आपको एकदम डाई हार्ड मस्ट है, सो दिस इज मस्ट फॉर एवरीवन, दिस इज मस्ट। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of, okay, so tomato and potato, okay, ये नीट 2003 कर्नाटका का क्वेश्चन है। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट तो टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है। ओके, सो आवर 8th क्वेश्चन इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। मैं आपको बता दूं कि जो टोमेटो है उसका साइंटिफिक नेम है, यस 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 यस, आप में से कोई बताएगा? पोटैटो का तो आई गेस आपको पता होगा, सोलेनम टुबेरोसम। एंड टोमेटो का भी जो होता है वो होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें कि दोनों टोमेटो एंड पोटैटो दोनों की दोनों सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो आप ये बताओ, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों का सेम जीनस भी है सोलेनम, ठीक है, सेम, तो उनके बीच में मैक्सिमम सिमिलरिटी कब होगी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे देखने को मिलेगा? मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, देखो मैक्सिमम की बात करें, सो इन दोनों का सेम जीनस है, ठीक है, और उसके बाद बाकी चीज़ें तो सेम है ही डेफिनेटली। तो इनका जीनस सेम है, उसके बाद इनकी फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, ये सारी चीज़ें तो सेम ही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जैसे जैसे हम एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जैसे हम हायर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में चलते हैं, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं, मतलब जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो सिमिलरिटी का लेवल है वो होगा जीनस में। यस, यू आर राइट, मैक्सिमम सिमिलरिटी का लेवल कहाँ पर होगा? जीनस में होगा, क्योंकि दोनों का जीनस सेम है, बाकी चीज़ें ऊपर से भी सेम है, बट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होने लगते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी। और ये कहाँ से लिया गया? ये सब एनसीईआरटी में एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इन सबको आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई कि जैसे सोलेनम है उसकी जीनस के बारे में बताया, जो पैंथेरा जीनस है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें लायन आता है, उसमें लेपर्ड आता है, उसमें टाइगर आता है, तो क्या क्या आता है। उसी तरीके से जैसे एक कैट की फैमिली है फेलिस, ठीक है, फेलिस इज अ फैमिली ऑफ कैट्स, तो इसी तरीके से जीनस के साथ साथ फैमिली के बारे में बताया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कैट्स हैं तो कैट्स का नाम फेलिस होता है, तो इनकी फैमिली का नाम क्या है? इनकी फैमिली का नाम है फेलिडी एंड कैनिडी, ठीक है, फेलिडी कैट्स की फैमिली का है और कैनिडी डॉग्स की फैमिली का है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको फैमिली के नाम याद करनी चाहिए, इसको पूछा जा सकता है, ऑर्डर, क्लास, इन सब पे क्वेश्चन है, तो आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। सो कमिंग टू आवर 9th क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN? यस, इसका फुल फॉर्म बताएगा कोई? दिस इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। अगर आप हाथ से साइंटिफिक नेम लिखते हो तो उसको अंडरलाइन करना है, ये आप सबको पता है, ठीक है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। हर स्पीसीज का एक जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ये हमें पता है, ये भी सही है, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि हम उन्हें लैटिन में लिखते हैं और इटलाइज्ड करके लिखते हैं, क्यों? ताकि वो बाकी की टेक्स्ट से अलग दिखें। जेनेरिक स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है जेनेरिक नेम जो होता है उसको लिखा जाता है कैपिटल से, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसको लिखा जाता है स्मॉल लेटर से, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। और ये इसलिए इसका क्या सही ऑप्शन क्या होगा? 4th, ठीक है। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है? मैंने बोला था कि ये जो 4 रूल्स हैं इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वो टेबल, दूसरे ये 4 रूल्स, इन सबसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको याद कर लेने चाहिए, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ टैक्सन इज, टैक्सन किसको बोलते हैं? A group of related family, a group of related species,
अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भले बहुत पुराना है लेकिन इसकी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली को हम ऑर्डर बोलते हैं, टैक्सन नहीं बोलते, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को हम जीनस के अंदर डाल देते हैं। अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टैक्सन नहीं होता है। टैक्सन किसी भी लेवल पे नहीं है, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। यानी कि टैक्सन ऐसा नहीं है कि हायर लेवल है, हायर कैटेगरी नहीं, टैक्सन किसी भी लेवल पे हो सकता है। तो अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, मतलब टैक्सन ये है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसकी कोई भी रैंक हो सकती है। वो फैमिलीज के कलेक्शन को भी बोला जा सकता है, वो स्पीसीज के कलेक्शन को भी बोला जा सकता है, वो जीनस के कलेक्शन को भी बोला जा सकता है। सो दिस इज द टैक्सन। ओके, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और ये डेफिनेशन टैक्सन की कहाँ से ली गई? ये एनसीईआरटी से ही ली गई है। कहाँ? ये देखो, व्हाट इज अ टैक्सन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सन? तो each category refers to as a unit of classification, in fact represent a rank as commonly termed as taxon. Okay, so I guess आपको समझ में आ गया होगा. Okay, so coming to the next question, 11 basic unit or smallest taxon of taxonomical classification is. सो हमसे एक बेसिक यूनिट पूछी गई है और स्मॉलेस्ट टैक्सन। बेसिक यूनिट यानी कि उसके हेल्प से हमने वो पूरा बनाया हुआ है। तो हमें पता है कुछ बड़ी बड़ी कैटेगरीज होती हैं, किंगडम वगैरह, फिर हम उसे छोटे छोटे करते जाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट क्या होगी? क्या वो स्पीसीज है, क्या वो किंगडम है, क्या वो फैमिली है, क्या वो वैरायटी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और द बेसिक यूनिट। अब ये भी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? लेट मी शो यू। ठीक है, ये यस। सो ऑल ऑर्गेनिज्म including those in the plant and animal kingdom have a species as the lowest category। सबसे lowest category species ही है। yes, तो species ही lowest category है। ठीक है, so ये आपको पढ़ना है। okay, coming to the next question, that is a group of plant or animal with similar traits of any rank is। ओके, सो कोई भी ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल जिसके सिमिलर कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, वो किसी भी रैंक पे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था टैक्सन की डेफिनेशन क्या होती है। तो टैक्सन डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी सिमिलर है और वो किसी भी रैंक में है, फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम टैक्सन मानते हैं। तो यस, इसका आंसर टैक्सन होगा, क्योंकि जीनस के लिए किसी भी रैंक पे होना जरूरी नहीं। ऑर्डर के लिए भी एक पर्टिकुलर रैंक है, जीनस की भी एक पर्टिकुलर रैंक है, लेकिन जिसकी रैंक नहीं है वो है टैक्सन। तो इसका सही आंसर आएगा डी। सो क्योंकि टैक्सन क्या होता है? ओके, एक टैक्सोनॉमिक यूनिट नेम डिजाइनेड एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। A taxon is assigned a rank and can be placed at any particular level in a systematic hierarchy reflecting evolutionary relationship। यानी कि टैक्सन की कोई भी खुद से रैंक नहीं होती है। ओके, जो भी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको ऐसे क्लब करके कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। ठीक है, ओके, नाउ लिनस, कैरोलस लिनस का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो लिनस इज क्रेडिटेड विद, तो लिनस को किस बात का क्रेडिट मिला है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप का, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का। सो एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया है? आपको पता होना चाहिए, विलियम हार्वे ने दिया है ना? आपको पता होना चाहिए, ये विलियम हार्वे, इनका काफ़ी नाम आएगा जब आप उसकी तैयारी करोगे, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब विलियम हार्वे का नाम आएगा। सो लिनस को क्रेडिट किया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो लिनस ने ही दिया था। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, और ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। ठीक है, कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया है? कैरोलस लिनस ने दिया है। ओके ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, species are considered as real basic unit of classification, the lowest unit of classification, artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute term। ऐसा नहीं है, हम species को define कर सकते हैं, हमें पता है। real unit of classification devised by taxonomist। तो इसमें से अगर हम बात करें तो species को आप क्या consider करेंगे? ठीक है, so lowest unit of classification या real basic unit of classification, देखो जो स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ के भी नीचे कुछ कैटेगरीज होती हैं। जैसे हमें पता है प्लांट्स में हम वैरायटी होती है, एनिमल में सब स्पीसीज़ होती हैं। तो ये लोएस्ट तो नहीं है, बट ये चीज़ है कि ये बेसिक है, मतलब बहुत बेसिक सी यूनिट है जिसके ऊपर सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की गई हैं। ओके, तो ये एक रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है।
क्योंकि ये दोनों में हो सकता है कि आपको लगे कि ये है, बट हमें ज़्यादा सही आंसर ढूंढना होता है। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, ये गलत है, क्योंकि हम स्पीसीज को जब डिफाइन कर सकते हो एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट नहीं, नेचुरल कॉन्सेप्ट है। एक रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस बाय टैक्सोनॉमिस्ट, ऐसा नहीं है। ओके, सो ये दोनों गलत हो जाते हैं, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। तो स्पीसीज की पूरी डेफिनेशन आपको पढ़नी होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में। ओके, सो एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सिमिलर ट्रेट गोज ऑन। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो दो इंडिविजुअल्स हैं, दो हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर वो दो स्पीसीज हैं, एक ही जीनस से बिलोंग करती है तो उनमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वही एक ही ऑर्डर से बिलोंग करती है तो उनमें नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कम है, क्योंकि वो हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो कॉमन ट्रेट्स होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं, ना तो इंक्रीज होते हैं, रिमेन कांस्टेंट नाउन ऑफ दिस, तो दैट इज अ डिक्रीजिंग। आपको इसको समझना होगा कि ऐसा क्यों है, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये आपकी हायरार्ची है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं। So, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristic goes on decreasing. जो common characteristic होते हैं वो decrease होने लगते हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, so coming to the next question. So two organisms are from the same phylum but different family. Okay, so वो सेम फाइलम से हैं लेकिन फैमिली डिफरेंट, दे मे बी बिलोंग्स टू द सेम। ये क्वेश्चन अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक ऑर्गेनिज्म बी है, ठीक है, तो इन दोनों का फाइलम सेम है बट फैमिली डिफरेंट है। फाइलम होता है बहुत ऊपर, ठीक है, तो फाइलम जो है वो हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, और फैमिली जो है वो काफ़ी नीचे आती है, ये हमें पता है, ठीक है। तो फैमिली काफ़ी नीचे आती है, फाइलम काफ़ी ऊपर रहता है, तो फाइलम ऊपर है, फैमिली नीचे है। वो दोनों सेम फाइलम के तो हैं बट फैमिली उनकी डिफरेंट है, ठीक है। तो हो सकता है अगर वो सेम फाइलम में आते हैं लेकिन उनकी फैमिली ही डिफरेंट है, अगर फैमिली ही डिफरेंट हो गई तो जीनस तो सेम होने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि जीनस तो और नीचे है, जीनस तो इसके भी नीचे आता है, तो जीनस तो सेम होने का चांस ही नहीं बनता। तो स्पीसीज तो और भी नीचे है, इसका तो और चांस नहीं बनता। अब जिसका ज्यादा चांस बनता है, देखो दे मे बी बिलोंग्स टू द सेम डिवीजन और ऑर्डर। हमें पता है फाइलम का ही दूसरा नाम डिवीजन है। ओके, सो फाइलम का ही दूसरा नाम डिवीजन है, सो या तो डिवीजन यूज करो या तो फाइलम यूज करो। सो डिवीजन तो प्लांट्स में यूज होता है तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑर्डर, क्योंकि इसके चांसेस हैं कि वो दोनों का सेम ऑर्डर हो लेकिन फैमिली डिफरेंट हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, कमिंग टू द 18th क्वेश्चन। ओके, सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था एक स्पीसीज यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, जिसका मतलब होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, बट यहाँ पे क्वेश्चन है, तो वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, बायनोमियल को इसका मतलब ये है, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, एक साइंटिफिक नेम होगा लेकिन उस नाम के दो हिस्से होंगे, एक जेनरिक होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ये बिल्कुल सही है। दो नाम होंगे, एक वन लैटिनाइज अदर ऑफ अ पर्सन, ये बिल्कुल गलत है। दो नाम होंगे सेम ही प्लांट के, ये भी गलत है। एक ही नाम होगा लेकिन एक ही नाम के दो हिस्से होंगे, ये है इसका सही मतलब। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द ऑर्डर जनरली एंड्स विथ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। सो जैसे हमने वो टेबल देखी हुई है, ठीक है। सो ऑर्डर के अक्सर एंड में क्या आता है, जैसे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली। जैसे आपको पता है कि सोलिनेसी फैमिली है, सोलिनम ट्यूबेरोसोम पोटैटो है, तो पोटैटो की फैमिली जो है वो सोलिनेसी है। तो ये एसी वाले होते हैं ना, वो फैमिली को डिनोट करते हैं, तो ये जो एसी होते हैं वो फैमिली को डिनोट करते हैं। जहाँ पे भी एसी लगता है उसका मतलब वो फैमिली है एक्चुअली, ठीक है। जैसे सोलिनेसी है, कन्वोल्वुलेसी है, इस तरीके से। लेके
तो जब हम फैमिली को कंबाइन करते हैं तो बनता है ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होता है उसमें आ जाता है एल्स। यस, तो ऑर्डर में आ जाता है एल्स। जैसे फॉर एग्जांपल वीट की बात करें, हमने अभी अभी बात की थी, जो वीट है उसका साइंटिफिक नेम है पोएसी। इसमें देखो एसी आया, तो इसका जो ऑर्डर नेम है वो है पोएल्स। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पोएल्स। तो एल्स ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, सो लेट मी कम टू द 20th क्वेश्चन, दैट इज जीनस रिप्रेजेंट। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल नहीं, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल नहीं, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल पता नहीं, नन ऑफ दिस पता नहीं। सो आपको क्या लगता है इसमें से क्या सही है? हमें पता है जीनस क्या है। जीनस जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, मतलब 2-3 स्पीसीज जो ज़्यादा कॉमन ट्रेट रखती है, उनको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, उस कैटेगरी को हम नाम जीनस दे देते हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ अ प्लांट और एनिमल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं उनके ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। तो एकदम बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आपको स्पीसीज की डेफिनेशन, ऑर्डर की डेफिनेशन, फैमिली की डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, और ये भी यहीं से लिया गया है एकदम डायरेक्ट। ओके, हम आ जाते हैं 21st क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अगेन बहुत आसान है, हमने बोला था फैमिली है, फैमिली में क्या आता है? एसी आता है। तो फैमिली को किससे जोड़ोगे? सोलेनेसी से जोड़ोगे। किंगडम है, किंगडम हमें पता है, किंगडम इनमें से किसका नाम है? प्लांट किंगडम। 5 ही तो किंगडम है, तो ये मत बोलना कि आपको किंगडम के नाम याद नहीं है, बहुत आसान है। ओके, ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या आता है? एल्स आता है, तो पॉलीमोनियलिस। स्पीसीज, इसमें से स्पीसीज किसको बोलोगे? सोलेनम टुबेरोजोम। तो स्पेसिफिक एपिथेट तो टुबेरोजोम हुआ, सोलेनम तो क्या हुआ? जीनस हुआ। तो इसको मिलाओ, ए को 5 से मिलाना है, ठीक है? सो 1 का 5 इन दोनों में है। ओके, बी को आपको 4 से मिलाना है, तो ये सब सेकंड में है। हालांकि हम बाकी भी चेक करते हैं। देखो जैसे ऑर्डर है तो ऑर्डर का 2, तो ऑर्डर का 2, सी का 2 है। स्पीसीज है तो स्पीसीज का 1, तो डी का 1 है। जीनस है तो जीनस का 3 होगा, तो जीनस का 3 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो मैंने बोला था कि आपको वो टेबल, वो चार्ट याद होनी चाहिए, वो टेबल में जितनी भी चीज़ लिखी है आपको एकदम डाई हार्ड याद होनी चाहिए, एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली, बहुत आसान है। ओके, वो ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में नहीं लिखे ये सारे नाम, पॉलीमोनियलिस, ये सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन है। आप ये सारी डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स पढ़ोगे तो इसमें सब कुछ मेंशन्ड है। ओके, अगेन इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम फिर से बात करेंगे। ICZN, यस, पहले हमने ICVN पूछा था, अब हम ICZN पूछ रहे हैं। तो ICZN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन सेंटर फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बहुत आसान है, H, इसमें EFGS से कोई बात नहीं। तो हमें पता है, मैंने बोला था ये कोई इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, ये एक रूल बुक की तरह है, नियमों की किताब है। तो सेंटर से कुछ वो नहीं करना है, इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल चीज़ें हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। Coming to the 23rd question, which of the following term include all other terms? Okay, classification, nomenclature, taxonomy and systematics. So एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन लिखी है कि जो टैक्सोनॉमी है उसकी जो डेफिनेशन है कि टैक्सोनॉमी के अंदर ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी के अंदर नोमेनक्लेचर भी उसी का पार्ट है। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, हमें चीज़ों को सिस्टमेटिकली लगाना होता है। तो टैक्सोनॉमी एक ऐसा टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है जो इन सारी चीज़ों को ले लेता है, मतलब ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक्स सब टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड ऑल अदर टर्म, इट इज द टैक्सोनॉमी। अब बोलोगे एनसीईआरटी में लिखा है, यस लिखा है बिल्कुल। ये देखो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी, ठीक है? सो इसी तरीके से आपको पता चल गया कि टैक्सोनॉमी इज अ बिगर टर्म, ठीक है? लेट मी कम टू द 24th क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, हमें इसमें से गलत ढूंढना है, ठीक है? द हाईएस्ट कैटेगरी इज किंगडम, ये बिल्कुल सही, किंगडम से बड़ा कोई कैटेगरी नहीं है। ओके,
द लोएस्ट कैटेगरीज स्पीसीज, ये भी ठीक है, मतलब मान सकते हैं। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सन ऑन शेयर। हमें पता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। हायर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सन ऑन शेयर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। सो इसको ध्यान में रखते हुए ये डी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। और ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो इसका आंसर डी हुआ। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे PYQ सीरीज, दैट इज बॉटनिकल नेम ऑफ वीट। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि हो सकता है कि आपसे वीट के बारे में पूछ ले, और वो पूछा, ठीक है। सो वीट का बॉटनिकल नेम क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का है, ठीक है। सोलिनम ट्यूबेरोसम किसका है? पोटैटो का साइंटिफिक नेम है ना। सोलिनम मेलोंजेना ये किसका है? ये है ब्रिंजल, यस, ब्रिंजल, बैगन, ओके। ट्राइटिकम एस्टिवम, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट, यस। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये आंसर है इसका, ऐसा नहीं है, आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, तब जाके आप, हो सकता है कि इस बार वीट पूछे, अगली बार कुछ और पूछे। सो मैंने कहा था ये टेबल चार्ट याद होनी चाहिए, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फाइनली मुझे यकीन है कि आपको लिविंग वर्ल्ड के प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड आप इससे 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़े आराम से, यानी कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं, और इससे आप अपने 2-3 क्वेश्चन एकदम सिक्योर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े एंड वो भी प्रीवियस से क्वेश्चन लगाएं और प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं हम अगली PYQ सीरीज़ पे। सो अगर जिनको भी इसका ये PDF में चाहिए, जैसे उनको दोबारा रिवाइज करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।